और चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की। धामी कैबिनेट के मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो चुका है। सीएम धामी ने अपने पास 23 विभाग रखे हैं। मंत्री सतपाल महाराज के पास 8 विभाग है और चंदन रामदास को समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। गणेश जोशी को कृषि, सैनिक कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा सुबोध उनियाल को मिला है वन विभाग, रेखा आर्या को मिला है महिला एवं बाल विकास विभाग, सौरभ बहुगुणा को पशुपालन विभाग, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, इसके अलावा गन्ना विभाग उनको मिला है। आज मंत्री अपना अपना कार्यभार संभालेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल देर शाम जहां उत्तराखंड में भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है, जिसमें कि सतपाल महाराज के पास 8 विभाग है, जिसमें एक पीडब्ल्यूडी विभाग भी शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भी करीब 23 विभाग अपने पास रखे हैं। आज ये तमाम मंत्री अपना अपना कार्यभार संभालेंगे और बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किए गए हैं विभागों में, बहुत तब्दीलियां हुई नहीं हैं। जिनके पास पार्ट 1 में भी विभाग थे उनको वही विभाग, बहुत सारे चेहरों को रिपीट भी किया गया है। बहुत सारे बदलाव नहीं देखने को मिल रहे हैं। जो नए चेहरे हैं उनको जरूर नई जिम्मेदारी मिली है और ये विभागों का बंटवारा कल हो गया है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण के 6 दिन बाद मंत्री पद संभालने वाले चेहरों का इंतजार आखिरकार मंगलवार को विभागों के बंटवारे के साथ खत्म हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी 8 मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह, राजस्व, श्रम, ऊर्जा और आबकारी जैसे विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि धामी कैबिनेट में सबसे ताकतवर माने जाने वाले सतपाल महाराज को इस बार लोक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, सिंचाई, संस्कृति विभाग के साथ साथ पंचायती राज और ग्रामीण निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बार धन सिंह रावत को उच्च और चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ सहकारिता और बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का भी जिम्मा सौंपा गया है, जबकि पहले से मंत्री रही रेखा आर्या को एक बार फिर महिला सशक्तिकरण के साथ खाद्यापूर्ति और खेल एवं युवा कल्याण विभाग की कमान मिली है। धामी सरकार में पहली बार मंत्री बनाए गए सौरभ बहुगुणा को इस बार पशुपालन, गन्ना विकास और चीनी उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। इस बार भी धामी कैबिनेट में जगह बनाने वाले सुबोध उनियाल को वन विभाग दिया गया है, जो पिछली सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत के पास था। इसके अलावा सुबोध उनियाल को भाषा और तकनीकी शिक्षा का भी जिम्मा सौंपा गया है। वहीं गणेश जोशी को सैनिक कल्याण के साथ साथ कृषक कल्याण और ग्राम विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पहली बार मंत्री बने प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त और शहरी विकास के साथ साथ संसदीय कार्य विभाग सौंपे गए हैं। इन तमाम मंत्रियों के अलावा पहली बार मंत्री बनाए गए चंदन रामदास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण के अलावा और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग जैसे अहम विभाग मिले हैं। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो चलिए, देखा आपने किसको क्या मिला है, ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है और स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, सबसे पहले तो आप अपडेट दीजिएगा, बताइए किसको क्या विभाग मिला और कितने विभाग रिपीट हुए हैं और नए चेहरों को क्या जिम्मेदारी दी गई है, वो तफसील से बताइए सबसे पहले। बिल्कुल दीपा, देखिए लंबे इंतजार के बाद मंत्रियों को विभाग दे दिए गए हैं और जो मंत्री लंबे समय से ये उम्मीदों में बैठे थे कि उनको क्या विभाग मिलेगा, उनके इंतजार की घड़ियां पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास 23 विभाग रखे हैं, जिसमें कई अहम विभाग है। लेकिन अगर हम मंत्रियों की बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री अपना कामकाज तो देखेंगे ही, सबकी मॉनिटरिंग वो करते ही हैं अलग अलग विभागों की भी, लेकिन मंत्रियों में सतपाल महाराज को दूसरे नंबर का मंत्री रखा गया है मुख्यमंत्री के बाद। पीडब्ल्यूडी के साथ साथ उन्हें ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी दी गई है और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि देखिए पीडब्ल्यूडी एक महत्वपूर्ण विभाग उत्तराखंड में होता है, चाहे हम 4 धाम परियोजना की बात करें या उसके अलावा उत्तराखंड में अलग सड़क निर्माणों की बात करें, ये कब से काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग होता है। पर्यटन विभाग उनको दिया गया है, लेकिन यहाँ अगर हम थोड़ा सा अगर पिछले सरकार के उस पर देखें तो यहाँ सुबोध उनियाल और गणेश जोशी के विभागों में बड़ा फेरबदल किया है। गणेश जोशी के पास पहले औद्योगिक विकास था, उसके अलावा अलग अलग विभाग उनके पास थे, सैनिक कल्याण उनको इस बार भी दिया गया है, लेकिन सुबोध उनियाल से इस बार कृषि, विपणन और
और अन्य विभाग जो उद्यान विभाग था वो इस बार ले लिया गया है, उनको वन विभाग का जिम्मा दिया गया है। वन विभाग महत्वपूर्ण विभाग है और उसके साथ साथ उन्हें भाषा और पुनर्गठन का भी जिम्मा दिया गया है। सुबोध उनियाल के साथ साथ अगर हम रेखा आर्या की बात करें तो रेखा आर्या को देखिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको इस रूप में दी गई है, युवा कल्याण और खेल विभाग का जिम्मे उन्हें दिया गया है। महिला सशक्तिकरण बाल विकास का उनका विभाग उनके पास प्रभार रहेगा, वो इसको इस बार देखेंगी। उनके विभागों में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया। जो इससे पहले मंत्री थी तो उनके पास महिला बाल विकास और इसके साथ साथ अन्य विभाग भी उनके पास थे, लेकिन नए विभाग के तौर पर उन्हें खेल विभाग दिया गया है, युवा कल्याण का जिम्मा दिया गया है। सौरभ बहुगुणा पहली बार मंत्री बने हैं, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। गन्ना विकास, चीनी उद्योग का उन्हें जिम्मा दिया गया है और इसके साथ साथ ही अन्य विभाग भी उनको दिए गए हैं, तो ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई। चंदन रामदास समाज कल्याण परिवहन का जिम्मा संभालेंगे, पहली बार सरकार में मंत्री बने हैं, तो इस तरह से कद को हम देख सकते हैं किसका कद किस रूप में बढ़ाया गया है। सतपाल महाराज को 10 विभाग कुल दिए गए हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो गणेश जोशी हैं जिनको 9 विभाग दिए गए हैं। तीसरे नंबर पर 6 विभाग अलग अलग मंत्री को दिए गए हैं, लेकिन धन सिंह रावत को अहम जिम्मेदारी दी गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देकर। बेसिक शिक्षा उनको दिया गया है, हायर एजुकेशन उनके पास है और उनके साथ साथ ही उनके पास सहकारिता का अहम विभाग है। तो इस तरह से विभागों का बंटवारा किया गया है। देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही ये बात कही थी कि बहुत सोच समझकर मंत्रियों को विभाग दिए जाएंगे, तो उसमें ये एक रणनीति बनाई गई है कि किस मंत्री का कद किस हिसाब से रखना है, किसको क्या विभाग देने हैं, वो कैसे जिम्मा संभालेगा। तो ये विभागों के बंटवारे के बाद अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि मंत्रियों को विभाग देने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं पूरे प्रदेश। जिस तरीके से उत्तराखंड में काफी देरी भी हुई विभागों के बंटवारे में, हालांकि बहुत ज्यादा फेरबदल यहाँ पर नजर नहीं आता है, लेकिन सतपाल महाराज को अगर देखें तो 8 विभाग उन्हें सौंपे गए हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग जो कि महत्वपूर्ण विभाग होता है वो उन्हें दिया गया है। बिल्कुल दीपा, देखिए क्योंकि सतपाल महाराज शुरुआत से ही, अब पिछली टर्म में भी करेंगे तो कई बार उनकी नाराजगी रही थी। जब धामी कैबिनेट बनी थी, धामी कैबिनेट में भी उन्होंने नाराज हुए थे वो, और विभाग जब उनको पीडब्ल्यूडी मिला था तो उसके बाद ही उनकी नाराजगी दूर हो पाई थी। और इस बार भी ये कोशिश की गई है कि किसी मंत्री की नाराजगी खुलकर सामने नहीं आनी चाहिए, और उसी वजह से पीडब्ल्यूडी का जिम्मा, क्योंकि उनके पास पहले भी था, वो उनको दिया गया है। और उसके साथ साथ पर्यटन का जिम्मा दिया गया है, सिंचाई का जिम्मा उनके पास है। तो इस तरह से जो पुराने विभाग थे वो विभाग तो उनके पास हैं ही, लेकिन 1-2 विभागों में भी उनको बढ़ोतरी की गई है उनके, तो 10 विभाग देकर उनका जो ओहदा है वो बढ़ाने की कोशिश की गई है ताकि नाराजगी जैसी स्थिति सरकार के अंदर ना बन पड़े। गणेश जोशी पर कृषि विपणन और उसके साथ साथ सैनिक कल्याण का जिम्मा दिया गया है। औद्योगिक विकास उनसे इस बार हटा लिया गया है, क्योंकि औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म उद्योग उनके पास पहले था, इस बार उनसे ये विभाग ले लिया गया है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास अपने पास रखा है और औद्योगिक लघु एवं सूक्ष्म विभाग का जो जिम्मा है वो चंदन रामदास को दिया गया है। तो ये इस तरह से उनको डिवाइड किए गए हैं ताकि जो मंत्री हैं उनके अंदर समन्वय भी बना रहे और अपना जो कामकाज है वो पूरी तरह से संभालते रहे। जो पहली बार मंत्री बने, अगर हम चंदन रामदास की बात करें और उसके साथ साथ चेहरों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो उनके अनुभव के आधार पर, जो जिसमें एक्सपर्ट है वो सौंपा गया है उसको विभाग। और 2024 बहुत करीब है, उससे पहले 2023 में नगर निगम के चुनाव भी वहां पर होने हैं। सभी को ध्यान में रख करके जो तमाम समीकरण है उनको साथ करके ही ये विभागों का बंटवारा किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते देहरादून से बड़ी खबर है, विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। लेखानुदान पर भी आज सदन में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, आज 21,116 करोड़ का लेखानुदान सत्र में पास होगा। कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है। आज सदन के भीतर हंगामे के भी पूरे आसार हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद कई सारे मुद्दों को उठाया जाएगा और उन मुद्दों पर विपक्ष के हमलावर रहने के भी पूरे आसार हैं। और आज दूसरा दिन है, लेखानुदान भी सत्र में पास होगा, इसकी भी तैयारी पूरी कर दी गई है। कई अहम मसले हैं, विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति लगातार बना रहा है। अलग अलग मसलों को लेकर विपक्ष की भी अपनी तैयारी है। विपक्ष किस तरीके से हमलावर होता है और साथ ही सत्ता पक्ष के क्या तर्क होते हैं, क्या दलील होती है, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। और विधानसभा, देखिए नई विधानसभा का गठन हुआ है, उसके बाद ये कार्यवाही आगे बढ़ रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, चर्चा किस तरीके से आगे बढ़ती है, उसके बाद लेखानुदान पर किस तरीके से सदन के भीतर चर्चा होती है, इस पर भी लगातार नजर होगी। 21,116 करोड़ का लेखानुदान सत्र में पास आज होगा। अब 4 महीने के लेखानुदान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अभी नई सरकार आई है, समय भी कम था और इसलिए 4 महीने की बजट की व्यवस्था की गई है।
तो पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। लेखानुदान को लेकर जब उनसे पूछा गया, उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने भी कहा कि वक्त बहुत कम था देखिए, और इसीलिए 4 महीने का बजट जो है वो पास किया गया है, आगे फिर और इस पर बढ़ा जाएगा। जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अगले 4 महीनों के लिए चूँकि सारे कार्यक्रम चलें, सारे सरकार के काम चलें, सारी जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो चलें, विकास के काम चलें, तो 4 महीनों के लिए लेखानुदान आज प्रस्तुत हो गया है और कल महामहिम के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद लेखानुदान पास होगा और इसमें हमने जो लेखानुदान प्रस्तुत किया है उसमें और जो महामहिम जी का अभिभाषण है, उस अभिभाषण में हमने अपने संकल्पों को भी रखा है। हमारे संकल्प हैं जो हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखे थे, उन सभी को हम पूरा करेंगे। तो लेखानुदान को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने कल क्या कहा था वो हमने आपको सुनवाया। वहीं एक तरफ विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और दूसरी तरफ विधानसभा में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, इस पर अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। कांग्रेस किस वजह से देरी कर रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। पशुपेश की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के भीतर, किसको जिम्मेदारी मिले। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह को रिपीट किया जाए, प्रीतम सिंह को जिम्मेदारी मिले या फिर कोई फेरबदल हो, किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर भी लगातार बातें चल रही हैं। और देखिए, एक मत सहमति नहीं बन पा रही है कांग्रेस के भीतर एक नाम को लेकर, और इसीलिए इतना लंबा वक्त लग रहा है। आज दूसरा दिन है और लेकिन देखिए दूसरे दिन में भी अभी तक सस्पेंस बरकरार है, किसको क्या मिलेगा, किसको वाकई में जिम्मेदारी मिलती है। देखिए, भुवन कापड़ी का नाम भी सामने आ रहा है, राजेंद्र भंडारी का नाम भी सामने आ रहा था नेता प्रतिपक्ष को लेकर, लेकिन प्रीतम सिंह को जिम्मेदारी मिलेगी या फिर कोई बदलाव होगा, इस पर लगातार नजर है, सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर अब फैसला हाईकमान को करना है। मुझे तो कोई अधिकार है नहीं कि मैं इस परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय ले सकूं। कल प्रभारी जी द्वारा कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आहूत की गई और उस बैठक में ऑनलाइन रेजोल्यूशन जो है वो पारित किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेंगी। अब निर्णय जो है राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को लेना है और मैं समझता हूँ कि वो शीघ्र ही जो है इस पर निर्णय लेने का काम। अब ऐसा सुना भी और कई बार महसूस भी हुआ है कि धैर्य का फल बहुत मीठा होता है, तो रुकिए, मीठा फल मिलने को है तैयार। और देखिए, जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे और प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, हम सब जो हाईकमान का निर्णय उसका स्वागत भी करते हैं, उसका सम्मान भी करेंगे और उनका पूरा साथ निभाएंगे। विलम्ब नहीं, कांग्रेस में सब चीज़ सोच समझ कर सबकी सहमति से चर्चा से उसके बाद होता है, तो उसमें समय लगता ही है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर के पोस्ट ऑफिस में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर पोस्ट ऑफिस परिसर में जमकर हंगामा किया, बवाल किया, धरना दिया। कर्मचारियों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर डाकघर परिसर में धरना दिया। बिल्कुल, आपको बता दें, कर्मचारियों का कहना था कि डाकघरों में 5 दिन का वर्क सिस्टम लागू किया जाए, साथ ही एनपीएस को बंद किया जाए। इसके साथ ही इनकी ये भी मांग है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, जिसके चलते अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया। धरने की ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इनके हाथों में आप देख सकते हैं पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं और नारेबाजी लगातार कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो, इस तरीके से नारे दिए जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन को लेकर भी इनकी मांग है। इसके अलावा कई और मांगे हैं जिनको लेकर ये धरना यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्य मांगे इस प्रकार हैं कि डाकघर जो है वो इतने अधिक कार्य व्यवस्था में हमारा जो कार्य है वो 5 दिन का किया जाए, ये हमारी यहाँ प्रथम मांग है। दूसरी मांग है जो हमारे 2004 के वर्ष के बाद जो नए कर्मचारी हैं उनको एनपीएस के दायरे में लाया गया है। हमारी दूसरी मुख्य मांग ये है कि एनपीएस को बंद कर उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू की जाए। और उत्तरकाशी में भारत तिब्बत सीमा पर बसे जानूम गांव के ग्रामीणों को एक बार फिर से बसाने की तैयारी की जा रही है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दरमियान जादूम गांव को खाली करवा दिया गया था। इस दौरान इस गांव के ग्रामीणों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया था, मगर अब इन लोगों को फिर से उनके गांव में बसाने की तैयारी की जा रही है। तो जब युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान इस जगह को खाली कराया गया, लेकिन अब जब स्थितियां सामान्य है तो यहाँ पर फिर से लोगों के रहने के लिए व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। तो बगोरी में और डुंडा में उनके जो लोग रहते हैं उनके साथ जो मीटिंग की गई, तो इस क्रम में 28 और 29 तारीख को सर्वे की प्रक्रिया चल रही है जादूम गांव की, और नीलौंग के अप्रैल में की जाएगी। वो उनकी लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर आदि की क्या गतिविधियाँ की जा सकती हैं, उसका प्लान बनाया जा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ महीनों में वहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ाई जाएंगी।
वही केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां अब आखिरी चरण में है। मंदिर के पास तक रास्ता बनाया गया है। मंदिर परिसर में जमी ज्यादातर बर्फ हटा दी गई है। घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बाबा केदार के कपाट 6 मई को खुलने वाले हैं। इससे पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गौरीकुंड केदारनाथ से बर्फ को हटाकर पैदल मार्ग आवाजाही लायक बना दिया गया। इसके साथ ही अब केदारनाथ में मौसम साफ होने पर पिछले कुछ महीनों से बंद चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य को भी शुरू करने की तैयारी चल रही है।